नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विनोद सोनकर जी। विनोद सोनकर जी उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। ठेला लगाकर फल बेचने वाले विनोद सोनकर ने भारत की संसद में पहुंचने का सपना तो नहीं देखा था, लेकिन अपने आसपास की घटनाओं के प्रति सतर्क हमेशा से रहे। अपने और दूसरे लोगों की हक की हिफाजत करने का जज्बा बचपन से ही रहा और शायद इसी से लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव जीतकर यहां तक पहुंचे। कौशाम्बी सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतने वाले विनोद सोनकर को पार्टी ने भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और इसी महीने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इस पद की अहमियत इस कारण भी बढ़ जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और सोनकर के सामने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को पार्टी से जोड़े रखने की जिम्मेदारी है। विनोद सोनकर का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के अच्छे कामकाज को दलित वर्ग के बीच पहुंचाकर वो अनुसूचित जाति के वोट पार्टी को दिला पाने में पूरी तरह सफल होंगे। ये था विनोद सोनकर जी का एक राजनीतिक जीवन। विनोद सोनकर जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सोनकर जी, आपने साधारण परिवार से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे। कैसे रही है पूरी राजनीतिक आपकी यात्रा? पिताजी मेरे मंडी में छोटा मोटा व्यवसाय करते थे और मेरी माताजी स्वयं गोबर कंडी का काम करती थी और उनके साथ मिलके जीवन की यात्रा शुरू होती है। मेरी माताजी का जो प्रेरणा रहा, जो मेहनत रहा, वो सुबह उठती थी तो एक बात कहती थी, वो मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान सबका भला करना, उसके पीछे मेरा भला करना। तो उस प्रेरणा से जीवन शुरू होता है। रही बात राजनीतिक जीवन की, तो निजी जीवन के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब मैं कक्षा 4 में नगर पालिका में पढ़ता था तब से माताजी के काम में हाथ बटाता था। उसके बाद जीवन और बढ़ा, मैं CAB में नाम लिखवाया, वहाँ से कक्षा 6 की शिक्षा प्रारंभ होती है। तब से लेके आज तक लगातार राजनीतिक जीवन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ सारे छोटे मोटे व्यापार, चाहे वो ठेला पे फल बेचने का काम हो, चाहे आगे चल के किसी गैस एजेंसी में नौकरी करने का काम हो, इस चीज़ को आगे बढ़ाता आया। लेकिन मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ कि मेरी माताजी का आशीर्वाद रहा। मैं इन सब के साथ सदा राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहा। उस दौर में इंटर कॉलेज में भी चुनाव होते थे, तो उस चुनाव में मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन अपने साथियों को लड़ाना, छात्रों को एकत्रित करना, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ना, ये हमेशा जारी रहा। एक छोटी सी घटना बताऊं, CAB में जब मैं पढ़ रहा था तो फीस की बात आई। फीस ज़्यादा मांगी गई, रसीद कम दी गई, तो मुझको ये बात अच्छी नहीं लगी। उस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री होते थे हमारे यहाँ के इलाहाबाद के चौधरी नौनिहाल सिंह। मैं उनके सीधे घर गया साइकिल से, तो मैं छः में पढ़ने वाला बालक, सब भीड़ में निकल गए, तो मुझसे पूछते भाई आप क्या होता है, तो मैंने जितना हिंदी मुझको आती थी मैंने एप्लीकेशन लिखा और मैंने कहा कि CAB में ये चल रहा है और हम गरीब अनुसूचित छात्र के बस की बात नहीं है, इसलिए आप इस पर कुछ करिए। माननीय शिक्षा मंत्री इतना प्रभावित हुए कि तुरंत DM को जांच के लिए लिखे और CAB में वो प्रथा ख़त्म हुई। तो मुझको संघर्षों का परिणाम सर्वप्रथम मेरे विद्यालय जीवन में मिला और वही लड़ाई में आज तक लड़ता चला रहा हूँ। विनोद सोनकर जी, राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं, अब देखिए ना, जैसे मैं CAB में पढ़ रहा था, उस समय छात्रों के लिए लड़ा मैं, तो मुझको लगा कि इनको आवाज़ की ज़रूरत है और मैं स्वयं, मुझको संघर्ष की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरा परिवार भूमिहीन था, रोज़गार विहीन था, किसी प्रकार का रोज़गार नहीं था, ना
कोई इस तरह की खेती बाड़ी थी कि जिसकी बदौलत पड़े। तो इन बीचों के बीच में जब काम करे तो लगा कि इनको एक आवाज़ देने की ज़रूरत है, इनको संघर्ष करने की ज़रूरत है। केवल अपने लिए जीना कभी मेरा जीवन का मकसद नहीं रहा। एक और बड़ी बात आपको बताऊं, इतने गरीबी और अफवाहों में पलने के बावजूद मैंने कभी भी भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार की जो स्कॉलरशिप होती है मैंने नहीं लिया। लोग मुझसे पूछते थे कि भाई आप लोग आपको पढ़ना है, तो मैंने कहा अगर भीख खाने की आदत, मैं भीख सब चाहे हटा दूं, अगर अनुदान खाने की आदत जीवन में पड़ गया तो संघर्ष छूट जाएगा। इसलिए संघर्ष बना रहे दिमाग में, शरीर में, मन में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए संघर्ष बना रहे। इसलिए मैंने पूरा जीवन किसी भी सरकार का, चाहे केंद्र सरकार का, चाहे प्रदेश सरकार का, अनुसूचित समाज के लिए चलाए जा रहे किसी भी योजना में मैं कभी कोई अनुदान नहीं लिया। आप जो ये बात कर रहे हैं तो ये हम माने कि आप अनुसूचित जाति के उन लड़कों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप संघर्ष करिए, काम करिए, फीस और स्कॉलरशिप के चक्कर मत रहिए। मैं निश्चित रूप से अनुसूचित समाज के साथ साथ समाज के निचले पायदान पे बैठे हुए लोगों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अनुदान आवश्यकता हो तो लीजिए, लेकिन प्रयास करिए, लड़ना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। सारा रास्ता, सारा समाधान संघर्ष में है, उसी में समाधान है। और विशेष करके मैं तो एक बात और आगे बढ़ के कहूँगा कि सरकार पे निर्भर रह के केवल सरकार से नौकरियों की मांग मत करिए। नौकरियों की तैयारी करिए, लेकिन नौकरी ही पूरा जीवन है ऐसा समझ के जीवन जीना ठीक नहीं है। आज दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो अपने सभी लोगों को नौकरी दे सके। सरकार तो रोजगार देना चाहती है। सरकार चाहती है इस देश का युवा पीढ़ी, विशेष करके अनुसूचित समाज के लोग, माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा है, माननीय प्रधानमंत्री की योजना है कि ये अनुसूचित समाज नौकरी मांगने वाला ना बने बल्कि नौकरी देने वाला बने। विनोद जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विनोद सोनकर जी। विनोद सोनकर जी, आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस लाइन में भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों की चर्चाएं थी, अचानक आपका नाम आ गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। यहाँ पर जो भी पद मिलते हैं केवल कार्यकर्ताओं को ही मिलते हैं। ये कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि सुबह उठे तो बेटे को उपाध्यक्ष बना दिया। ये समाजवादी नहीं है कि पूरे जो समाजवाद बचा भी नहीं है, परिवारवाद में बदल चुका है। और ये बहुजन समाज पार्टी भी नहीं है कि जहाँ पे केवल एक नेता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी पद आज तक मिले हैं कार्यकर्ताओं को मिले हैं। यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे हम देश में चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बूथ से काम करके माननीय अमित भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। आप कौन सा भी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और केशव मौर्य जी भी वहीं कौशाम्बी से ही राजनीति करते हैं, भले वो दूसरी जगह सांसद हों। तो ये कैसा एक संयोग है कि आप भी वहीं कौशाम्बी से हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कौशाम्बी से हैं, तो कहीं अध्यक्ष जी का आशीर्वाद तो नहीं आपके ऊपर? नहीं, देखिए, मैं जैसे कि पहले कहा, ये संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद ये सब अन्य पार्टियों में है। तो जब पार्टी निर्णय लेती है तो कार्यकर्ता के नाते निर्णय लेती है। ये संयोग है कि केशव भाई जहाँ से सांसद हैं वो मेरी जन्मभूमि है और जहाँ से मैं सांसद हूँ वहाँ से केशव भाई की जन्मभूमि है। ये एक संयोग हो सकता है, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। और मुझको जो अध्यक्ष बनाने में संगठन ने तय किया, विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसी के नाते आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सोनकर जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जल्दी। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी
विशेषकर दलित वर्ग को अपने पक्ष में करने की काफ़ी बढ़ जाती है। प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो दलितों पर अपना हक बसपा जताती है, पिछड़ों पे और मुसलमानों पे समाजवादी पार्टी जताती है, कांग्रेस भी मुसलमानों को और सवर्णों को अपने पक्ष में करने की बात करती है। तो ऐसे में क्या आपके पास एजेंडा है कि इससे दलित वर्ग को आप अपने पक्ष में कर सकेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं इससे पहले भी कहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी न जात की राजनीति करती है, न क्षेत्र की राजनीति करती है और न व्यक्ति की राजनीति करती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो उत्तर प्रदेश सहित या कहिए पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में सारी सीमाएं टूट गई। न जाति बचा, न वर्ग बचा, न क्षेत्र बचा। लोगों ने विकास के मुद्दे पे, विकास के नाम पे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को चुना है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा, मुख्य एजेंडा केवल विकास रहेगा। राष्ट्रीय राजनीति में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको राष्ट्रीय राजनीति में लिया है और निश्चित रूप से इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति का एक वर्ग, विशेष बड़ा वर्ग जुड़े। उसके लिए आपके पास क्या योजना है? मेरे पास केवल और केवल एक योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2.5 साल में जो काम किए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जनधन खाते की बात की जाए, 21 करोड़ लोगों का खाता खुला, वो खाता विशेष किस वर्ग को था, किसने खोला? चाहे प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात की और जो लगातार जारी है, दिया जा रहा है, ठीक है, वो हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की 92 योजनाएं उठा लीजिए और अगर आप ध्यान से देखिए, चाहे सबको आवास की बात हो, चाहे सबको शौचालय की बात हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से अनुसूचित समाज को स्वरोजगार देने की बात हो, और चाहे मुद्रा बैंक हो, ये जितनी योजनाएं हैं सबके केंद्र बिंदु में गांव, गरीब, किसान और विशेष करके अनुसूचित समाज है। माननीय प्रधानमंत्री जी का काम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई जी का मार्गदर्शन और अनुसूचित समाज के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और अनुसूचित समाज के साथ साथ सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। सोनकर जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। लेकिन हम जानते ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विनोद सोनकर जी। सोनकर जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, दलितों में बहन जी का प्रभाव है, उनका वोट बैंक माना जाता है, क्या कहना है आपको? देखिए, ये केवल सरासर भ्रम है लोगों को। अनुसूचित समाज के महापुरुषों की चाहे सम्मान की बात हो, चाहे अनुसूचित समाज के उत्थान और विकास की बात हो, अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और पंच तीर्थ विकसित करने का काम तब होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है। बाबा साहेब को आज़ादी के इतने दिनों के बावजूद भारत रत्न तब मिलता है जब अटल जी की डिमांड करते हैं। तो निश्चित रूप से इस देश में अनुसूचित समाज के महापुरुषों के अगर सम्मान की बात हो तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। और अनुसूचित समाज के अगर विकास की बात की जाए, उसकी शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी आते हैं तब करते हैं। राजनीति से अलग होकर जरा नोट पे बात कर ली जाए। नोटबंदी से दलित वर्ग काफ़ी प्रभावित हुआ है। दिहाड़ी मजदूरी उनकी, शहर में रहते थे, कैश पैसा न मिलने के कारण उनको पुनः गांव में वापस आना पड़ा। क्या कहना है आप? देखिए, इस पे 2 बात है। एक बात तो ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक निर्णय से दलित वर्ग का अस्थायी रूप से 10-5 दिन के रोजगार कटे होंगे, वो नुकसान माना जा सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 50 दिन का समय मांगा था, ठीक, तो ये दलितों का कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो दलित नेता हैं, जो आज के तारीख में दलित नेत्री न बच के दौलत की नेत्री केवल बची हैं, विशेष करके उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो बहन जी की जो बौखलाहट है
केवल और केवल एक है, जो उनकी सरकार में उन्होंने कमाई किया, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का उन्होंने शोषण किया, मानवर काशीराम साहब के मिशनों को जिस तरह से इन्होंने कमीशन में बदल दिया और उस कमीशन से जो धन इकट्ठा हुआ, वो धन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 1 सेकंड में कागज के टुकड़े में तब्दील कर दिया। इसलिए स्पष्ट है कि दलितों को कोई दिक्कत नहीं है। सोनकर जी, समय समय पर संघ के कुछ नेता और बीजेपी के भी कुछ नेता आरक्षण खत्म करने की मांग करते रहे। अगर आरक्षण खत्म करने की बात होती है तो इससे इसका सीधा प्रभाव दलितों पर पड़ेगा? नहीं, आप एक भी ऐसा बयान बता नहीं सकते जो संघ के लोगों ने आरक्षण खत्म करने की बात कही हो। समीक्षा की बात हो सकती है और समीक्षा होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से इस आरक्षण को लाए थे, ये 10 साल में अनुसूचित समाज को हम समाज के मुख्य धारा में लाएंगे। ऐसे कौन से कारण थे कि आज तक आज़ादी के 70 साल के बावजूद अनुसूचित समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाया? मेरा सौभाग्य है कि बिहार के चुनाव में सासाराम के उस मंच पे, प्रधानमंत्री के उस मंच पे मैं भी उपस्थित था, और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण नहीं खत्म कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। अब देश का प्रधानमंत्री अगर अनुसूचित समाज के साथ इतनी मजबूती से खड़ा है तो चाहे जो आदमी प्रयास कर ले, अनुसूचित समाज का आरक्षण नहीं खत्म हो सकता और ना खत्म होगा। और जो समीक्षा की बात है, समीक्षा इस बात की नहीं खत्म करने की, समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कांग्रेस के किस नीतियों के कारण अनुसूचित समाज आज तक समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है। आरक्षण खत्म करने के 2 तरह के बयान आते हैं। एक का कहना है कि आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। एक वर्ग का ये मानना है जो लोग समाज में आरक्षण प्राप्त करने के बाद अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उनको अब आरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, इस संबंध में देश में सबसे पहली बार पहल अगर किसी ने किया, जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि अति दलितों की चिंता अलग से होनी चाहिए। लेकिन ये सब ऐसे विषय हैं, दलित समाज भी कई चीज़ों में आरक्षण की मांग कर रहा है। प्राइवेट में आरक्षण की बात कर रहा है, सेना में आरक्षण की बात कर रहा है, न्यायिक सेवा में आरक्षण की बात कर रहा है। लेकिन ये ऐसे सारे विषय हैं, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात किया जाए, ठीक है, चाहे 3 तलाक की बात किया जाए, ये देश के सामने बहुत बड़े बड़े विषय हैं। इस पे जब तक देश में कोई एक आम राय नहीं बन सकती, कोई सरकार इसको ऊपर से नहीं थोप सकती, ना लागू कर सकती है। प्राइवेट स्तर पे जो आरक्षण की बात होती है, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे नौकरियों में हो, तो आपको नहीं लगता कि अब ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, देश में हो भी रहा है, तो ऐसे में दलित वर्ग की मांग कितनी जायज़ आपको लगती है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, उससे दिनों दिन सरकारी नौकरी घटती गई और सारी नौकरी प्राइवेट की तरफ चली गई, जिसके कारण अनुसूचित समाज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इस पर निश्चित रूप से सरकार को लोगों से बात करनी चाहिए और चर्चा करना चाहिए। बिहार में जिस तरह नीतीश सरकार ने न्यायिक सेवाओं में आरक्षण पिछड़ों को और दलितों को 50% कर दिया, क्या भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो आप इसको लागू करेंगे? भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ऐसा नहीं कि उठे तो सुबह घोषणा कर दिए। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बहुत चर्चा परिचर्चा के बाद होती है, और जैसा कि मैंने अभी कहा, ठेकेदारी मजदूरी से लेके, प्राइवेट से लेके, न्यायपालिका में आरक्षण से लेके, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में है। अवसर आने पे चर्चा होगी। पार्टी ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो आपने अभी तक क्या योजनाएं सोची हैं दलितों के उत्थान के लिए? अभी तो केवल और केवल एक काम है। जिन 5 राज्यों में चुनाव है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां पे बहन जी दलितों के वोटों के ठेकेदार बनी बैठी हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश का अनुसूचित समाज पूरी तरह से उनसे अलग हो चुका है, उनका अनुसूचित समाज का जनाधार खत्म हो चुका है, केवल और केवल उत्तर प्रदेश से बहन जी को जीरो पे कैसे आउट हो, और उनको ये बताना कि उत्तर प्रदेश का अनुसूचित समाज केवल आपको तब याद आता है जब चुनाव में 1 साल बचता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अभी घोषित किया, क्या आपको लगता है कि चेहरा घोषित होना चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं, संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मुख्यमंत्री कोई कार्यकर्ता बनेगा ये निश्चित है, किसी के परिवार का नहीं होगा ये पक्का है। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा हमारे सामने आए जिसको हम ये मान के वोट दें कि ये हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री, उनका नेता, उनका सब कुछ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, और जो वो तय करेंगे, कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी से लेके सारे नेता, और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। देखिए, ये मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और भारतीय जनता पार्टी का इस पे एकदम स्पष्ट राय है कि जो न्यायपालिका का निर्णय हो तो ये मानो, और या देश में जो सर्व समाज में वातावरण बने, जो तय सब समाज तय कर दे, वो हो। बहन मायावती कहना है कि नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया है, उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव होने वाला है, इसको एक राजनीतिकरण की तरह लिया गया। मेरे ये नहीं समझ में आता कि बहन जी किस किस बात के लिए दलितों को आगे करेंगी। आय से अधिक इनकम की जांच हो तो बहन जी कहते हैं दलित का उत्पीड़न हो रहा है। ताज कॉरिडोर का मामला हो तब दलित उत्पीड़न हो रहा है। खाते में पैसा ज़्यादा जमा हो तब दलित उत्पीड़न की बात करती हैं। बहन जी अब अपने गलत कामों का, अपने काली कमाई का बचाने के लिए दलितों का प्रयोग करना बंद करे। दलित का पढ़ा लिखा समाज समझ चुका है कि बहन जी केवल और केवल अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश का दलित समाज इन बहकाओं में आने वाला नहीं। नोटबंदी पे जिस तरीके से संसद ठप रही, क्या कहना है आपका? नोटबंदी पे परेशान केवल वो लोग थे जिनके पास काला धन था। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। नोटबंदी से पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, ये पार्टी को फायदा नुकसान देख के प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लिया। मैं जैसे कहा, दल पीछे है, देश पहले है। देश हित में जो निर्णय लिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया गया वो देश हित में लिया गया है। इसे पार्टी हित से कोई लेना देना नहीं। इसे हर बात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए? जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कि जो लोग सवर्ण समाज में जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके भी आर्थिक आधार बनना चाहिए। लेकिन जो अनुसूचित समाज का आरक्षण जाति के कारण या उनके अनुसूचित होने के कारण है, मुझको लगता है कि देश में वैसा वातावरण नहीं कि इस पर बात होना चाहिए। अभी उनको समाज के नाते ही आरक्षण मिलते रहना चाहिए, और जब अवसर आएगा तो इस पर भी चर्चा करेगी सरकार और पार्टी। सोनकर जी, आपने बड़े नीचे स्तर से उठकर एक आज राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आप आए हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं जीवन में। कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा बताइए जिसने आपको बड़ा आनंदित किया हो, और कोई ऐसा लम्हा जिसने आपको निराश किया हो। आनंदित करने का लम्हा ये है कि मैं बहुत छोटा सा था और एक पहली पैंट खरीदी, और वो भी 1-1 रुपये इकट्ठा किया था। और वो भी आपको बता दूं ताजुब, वो पैंट नई नहीं थी, पुरानी पैंट थी। गुदड़ी से जब मैं वो पैंट ख़रीदा तो जीवन में पहली बार जब फुल पैंट पहना तो लगा कि जीवन में नहीं, सब कुछ ठीक है। तो वो बहुत ही उत्साहित लम्हा रहा। और हतोत्साहित तब हुआ कि जब मैं टिकट का संघर्ष कर रहा था तो मेरी माता जी उसी बीच नहीं रही, क्योंकि उनकी मैं घटना बताऊं, उनका स्टंट डल रहा था, और स्टंट डलने के बाद जब बेड पे लेटी थी तो पता की कि बगल वाला कौन है। उसने बताया कि आपके लोकसभा क्षेत्र से हैं। तो मेरी माता जी ने उनसे कहा था कि मेरा बेटा टिकट मांग रहा है, अगर मिल जाएगा तो जिताइएगा, और जब आज नहीं है। ये थे विनोद सोनकर जी। विनोद सोनकर जी का कहना है कि नोटबंदी से देश को फ़ायदा हुआ, दलितों को इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दलितों की असली हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा।